क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने मोबाइल फोन पर कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉलेशन के वक्त आपसे कितनी तरह की परमिशन मांगती है? असल में डेटा डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अहम माना जाता है और हाल फिलहाल जो दुनिया भर में माहौल बना है उसके बाद इस चीज को लेकर अध्ययन हुए तो पता चला कि डेटा एक्सेस के लिए ज्यादातर चाइनीज मोबाइल ऐप्स बाकी ऐप्स के मुकाबले आपसे कहीं ज्यादा परमिशंस मांग लेती हैं। जहां कहीं से भी आप इन चाइनीज ऐप्स को डाउनलोड करते हैं वहां पर इन ऐप्स के द्वारा इंस्टॉलेशन के लिए मांगी जाने वाली परमिशन का डेटा मेंटेन किया जाता है। इन प्ले स्टोर की जानकारियों के मुताबिक चाइनीज एप्लीकेशंस यूजर्स से जितनी मात्रा में डेटा परमिशन मांगती हैं, एक्सेस मांगती हैं, वो काफी चौंकाने वाली है। अब आपको बताते हैं ये डेटा का खेल चलता कैसे है, इसे थोड़ा विस्तार से समझिए। जर्मन ऐप डब स्मैश, आप सबने इसका नाम सुना होगा। जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने यूजर से 19 तरह की परमिशंस मांगती है। लेकिन वहीं जब आप चाइनीज कंपनी टिकटॉक के ऐप को यूज करते हैं यानी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे 30 तरह की परमिशन मांगती है, यानी कि डब स्मैश के मुकाबले 11 परमिशंस ज्यादा। और इनमें टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो नेटवर्क और जीपीएस के जरिए आपसे आपकी लोकेशन डेटा की भी जानकारी लगातार मांगते रहता है। आपने एक और ऐप का नाम सुना होगा, फनीमेट, वो केवल 13 परमिशंस मांगती है। अब जरा इसकी तुलना कर लीजिए टिकटॉक के साथ, तो वो इसके मुकाबले 17 परमिशंस आपसे ज्यादा मांग रही है। लोकेशन की जानकारी जबकि इन ऐप्स के लिए जरूरी नहीं है जो कि डब स्मैश जैसे काम करती हैं। हेलो ऐप बहुत तेजी से उभरता हुआ एक चीनी कंटेंट शेयरिंग और सोशल नेटवर्किंग ऐप है। मुझे यकीन है आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल पर उसे डाउनलोड भी किया होगा। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे थे इसने आपसे कितनी तरह की परमिशंस मांगी? ये हेलो ऐप आपसे 39 तरह की परमिशंस मांगता है, जबकि इसी के मुकाबले कॉम्पिटिटर भारतीय ऐप है शेयरचैट जो आपसे सिर्फ 26 तरह की परमिशंस मांगता है। और यहां भी हेलो आपसे हमेशा आपकी लोकेशन डिटेल मांगता है, शेयरचैट ऐसा नहीं करता। अब जरा गेमिंग ऐप की भी बात कर लीजिए, चाहे वो पबजी हो या फिर क्लैश ऑफ किंग्स। ये गेम्स भारत में इस समय मोबाइल एप्लीकेशन चार्ट में सबसे ऊपर आते हैं। और यहां भी परमिशंस की अगर आप तुलना करेंगे तो ये दोनों ऐप अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा परमिशंस आपसे मांगते हैं। क्लैश ऑफ किंग्स भी आपसे ये कहता है कि आप अपनी लोकेशन डिटेल्स उसके साथ शेयर कीजिए, जबकि बाकी गेमिंग ऐप्स आपसे ये सब नहीं मांगते। इनमें ज्यादातर ऐप्स ऐसे होंगे जिनको आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ये आपसे कहेंगे कि हम आपकी किसी भी तरह की कोई पर्सनल जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं, लेकिन इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि डेटा की एक लंबी लिस्ट है जो ये आपसे खींच ले रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान वीडियो चैट के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा प्लेटफॉर्म्स में से एक रहा जूम ऐप। आपको याद होगा हमने आपको पहले भी इसके बारे में विस्तार से बताया था। अमेरिका में एक चाइनीज अमेरिकन अरबपति ने इस ऐप को बनाया, इस एप्लीकेशन को विकसित किया, लेकिन इस पर प्राइवेसी और सुरक्षा संबंधी सवाल खड़े हुए। ब्रिटेन के एनएचएस, स्पेसएक्स, गूगल, नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर के स्कूलों, जर्मनी और यहां तक कि भारत की सरकार ने आधिकारिक कार्यों के लिए इस जूम ऐप के प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। 3 साल पहले भारत के गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी थी 2017 में कि निकट भविष्य में कम से कम 40 चीनी एप्लीकेशन साइबर हमले का हिस्सा बन सकते हैं। और यह एडवाइजरी खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी थी। यह बात सच है कि भारत के पास अमेरिका या यूरोप के जैसे मजबूत प्राइवेसी कानून नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने सही वक्त पर डेटा प्रोटेक्शन प्रावधानों को लागू करने की शुरुआत जरूर कर दी है। भारत में चाइनीज निवेश की अगर बात की जाए तो भारत की कुल एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी कुल मिलाकर महज 0.52% है। लेकिन पिछले 5-6 साल में भारत ने हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट और डेटा आधारित संगठनों के अहम क्षेत्रों में चीन की हिस्सेदारी बहुत हद तक बढ़ गई है। और स्मार्टफोन की जहां तक बात है तो पहले तो नोकिया, सैमसंग और एप्पल का बोलबाला था, लेकिन जब से नोकिया बाजार से आउट हुई उसके बाद भारत में जगह किसने ली? वो चाइनीज कंपनियां थी। शाओमी, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, हुआई, रियलमी, इन सभी ने तो नोकिया की जगह ली। अब सवाल कहां से खड़ा हुआ? सवाल वहां से खड़ा हुआ जब चीनी फोन निर्माताओं पर यह आरोप लगने लगे कि वो अपने मोबाइल फोन्स के हासिल करने वाला डेटा चीन में मुहैया करा देते हैं। यानी कि आप अगर एक चाइनीज मोबाइल खरीद रहे हैं तो आपका सारा डेटा
कहीं चीन में जाकर किसी सर्वर पर स्टोर हो रहा है, जिसका कभी भी कैसे भी वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये देश की सुरक्षा में सेंध की वजह नहीं बन सकता? आपको हुवेई का मामला याद होगा, जब 2018 में हुवेई फोन्स का जासूसी स्कैंडल सामने आया था और अमेरिका में वेरिजॉन और AT&T जैसे नेटवर्क्स ने हुवेई के फोन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब आप पूछेंगे कि इसका समाधान क्या है? समाधान बड़ा सिंपल और सीधा है। सबसे पहला काम तो यह करना होगा कि भारत में ही विकसित एप्लीकेशन सर्वर्स को इंस्टॉल किया जाए जो भारतीय सर्वर्स में ही डेटा को स्टोर करते हो। और दूसरा, कारगर और सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशंस विकसित किए जाए। भारत में अभी डिजिटल स्पेस में बहुत ज्यादा तरक्की की संभावना है। इसके लिए डेटा की खपत से जुड़ी जवाबदेही की जरूरत और ज्यादा है। ऐसा करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा ही दुनिया भर के प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यातकों में से रहा है। अब अगर दुनिया भर के मुल्कों के लिए भारत ऐसे सिस्टम विकसित कर सकता है कि उनके डेटा सुरक्षित रहे, तो क्या अपने लिए नहीं कर सकता?